हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ड्रामे के स्टार्ट में हम एक छोटी सी बच्ची को ट्रेन ट्रैक पर से कुछ उठाते हुए दिखाते हैं कि इतने में उसके पीछे से एक ट्रेन आ जाती है। उसे तो रियलाइज ही नहीं था, और इससे पहले कि वो बच्ची उस ट्रेन के नीचे आ जाती, एक लड़की आती है जो उसे बचा लेती है और खुद ट्रेन के आगे आ जाती है। एक्चुअली ये सीन वहां पर बैठा हुआ एक बच्चा भी देख रहा था और ये सब उसके माइंड में प्रिंट हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाने लगते हैं। वही लड़की जो ट्रेन के नीचे आई थी, उसका नाम मैं है और यही है हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड। मैं के बारे में हमें पता चलता है कि वो हिस्ट्री पर ब्लॉगिंग करती है और एक ऑनलाइन मैगजीन में जॉब भी। उसे हिस्ट्री की बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेट जानकारी है क्योंकि ये सारे इवेंट्स उसने खुद जिए हैं। जी हाँ, वो 2000 साल से अमर है और उसने बड़ी बड़ी दुर्घटना अपनी आंखों से देखी हैं और एक्सपीरियंस भी की हैं। लेकिन अब लाइफ उसे बहुत बोरिंग लगने लगी है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में कोई भी एक्साइटमेंट फील ही नहीं होती थी। उसके सब साथी और फैमिली मेंबर्स गुजर जाते थे और वो बस बिना फ्रेंड्स एंड फैमिली के अब बहुत लोनली फील करती थी। उसकी ना तो एज बढ़ती है और ना ही उसे कोई चोट लगती है तो पेन फील होती है। वो अपनी इस लाइफ से बहुत बोर हो चुकी है। अपनी बोरियत को कवर करने के लिए वो हमेशा अपने प्रोफेशंस भी बदलती रहती थी। वैसे भी लोग उसे ना पहचान सकें ये उसकी मजबूरी बन चुका था। और आजकल वो एक मैगजीन के ऑफिस में जॉब कर रही है। ऑफिस का एनवायरनमेंट हमें दिखाते हैं। वहाँ सब लोग बहुत कूल थे और उसके कोलीग्स बहुत स्वीट और चुलबुल से हैं। उनमें से एक लड़की है जिसका नाम जेली है और ये लड़की मैं की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो अपने मोटापे को लेकर काफ़ी तंग है। और वहाँ आने वाली एक मॉडल जिसका नाम पुनपुन है, उसे देखकर काफ़ी जेलस हो रही होती है उसके अच्छे फिगर और एक्सपेंसिव एक्सेसरीज की वजह से। इसके अलावा ऑफिस में याओ, ओब और टिंग भी जॉब करते हैं और उनके ऑफिस में पास ही एक कॉफ़ी शॉप भी है जहाँ का ऑनर है पैट और वो काफ़ी हैंडसम है और अक्सर वहाँ का चक्कर लगाता ही रहता है। और टिंग एक्चुअली मैं का सबसे क्लोज फ्रेंड है। वो हॉरोस्कोप के आर्टिकल्स लिखता है और उसकी फैमिली कई पीढ़ियों से मैं की गार्डियन बनी हुई है। और अब टिंग उसे बताता है कि तुम्हारे कार्ड्स और लाइफ में पहली दफ़ा मुझे बहुत बड़ी बड़ी उलझनें दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। इतने में वहाँ पर एक न्यू जर्नलिस्ट आज फर्स्ट डे ज्वाइनिंग देने के लिए आता है जिसका नाम मुटॉड है और वो भी बहुत गुड लुकिंग है। उसकी नज़र जैसे ही वहाँ पर मैं पर पड़ती है तो वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता हो, उससे मिला हो, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अब उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है उनकी इस मैगजीन का न्यू सीईओ और आज ही उसका फर्स्ट डे है और उसका नाम है मिस्टर थाविन। और जैसे ही वो सारे लोग उसे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उनका नया बॉस इतना यंग, डैशिंग और हैंडसम होगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। और फिर इतने में वहाँ पर मिस्टर प्रॉम भी आ जाते हैं जो कि उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर और एक मेजर क्लाइंट हैं। आज उनको कुछ इश्यूज थे उनके लिखे हुए आर्टिकल्स के साथ, तो वो आते ही लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब थाविन उनको शांत कराता है और कहता है कि आप पैनिक ना हो, आज से मैं यहाँ का न्यू बॉस हूँ और आइंदा आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब थोड़ी देर बाद पैट सीढ़ियों से जब कॉफ़ी लेकर आ रहा था तो उसकी गलती से कॉफ़ी स्पिल हो जाती है और जाकर ऑब और मैं पर गिरती है। ऑब बेचारा बहुत चिल्लाता है क्योंकि कॉफ़ी बहुत गर्म थी, पर मैं को तो जला ही नहीं था। और सबको यही लगने लगता है कि मैं एक लड़की होकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही तो अब तो बस ओवर एक्टिंग कर रहा है। अब वो सारे लोग कैफे में बैठे हुए थे और अब नए बॉस के बारे में उल्टे सीधे रिमार्क्स दे रहा था। वो कहने लगता है कि तो इतना यंग है, मुझे नहीं लगता कि इसे ढंग से कोई काम करने का एक्सपीरियंस होगा। और वो कहने लगता है कि या तो ये बहुत अमीर है या फिर सिफारशी होकर यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स पीछे खड़ा बॉस सब सुन रहा है। सारे लोग उसे देख सकते थे लेकिन ऑब नहीं।
अब सभी डर जाते हैं कि बस ऑब की यहाँ से छुट्टी होने वाली है। थाविन उन सारों को आज लंच कराता है तो ऑब को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरा फेयरवेल लंच होने वाला है। पर थाविन इतना स्वीट था कि उसने ऑब को माफ कर दिया था और वो सबसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखने की बात करता है और कहता है कि इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा। अब जब वो लोग वापस जा रहे होते तो मुटॉड भी अपनी ज्वाइनिंग देता है। यहाँ पर सबसे उसका इंट्रोडक्शन होता है तो वो जिस तरह से मैक को देख रहा था वो बहुत नर्वस हो जाती है और छुपने की कोशिश भी करती है। एक्चुअली टॉड ही वो बच्चा था जिसने मैक को ट्रेन के नीचे आते हुए देखा था, लेकिन वो उसके सामने ये बात का जिक्र नहीं करता बल्कि कह देता है कि मैं आपके हिस्ट्री के कॉलम्स पढ़ता हूँ और आपका काम मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली टॉड क्राइम न्यूज़ सेक्शन पर काम करना चाहता था, लेकिन थाविन उसे कुछ अरसे के लिए इंटरटेनमेंट आर्टिकल्स पर लगा देता है क्योंकि वही पोजीशन थी जो उस टाइम पर वैकेंट थी। अब ऑफिस में इत्तेफाक से एट अ टाइम 4 हैंडसम बॉयज सीढ़ियों पर खड़े खड़े कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि ये सीन इतना अच्छा लगता है कि गर्ल्स उन्हें देख देख कर पागल हो रही थीं। उनके ऑफिस में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बॉय बैंड के मेंबर्स आए हुए हों। इतनी हैंडसमनेस उन्होंने एक जगह पर इकट्ठी पहले कभी नहीं देखी थी। उनसे तो दिल की धड़कनें हैंडल ही नहीं हो पा रही थी कि इतने में ऑब भी उनके सामने ही सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो जाता है और बस फिर वहां का सारा नज़ारा खराब हो चुका था। रात को मैं एक सपना देखती है कि वो दुल्हन बनी हुई है। उसका ग्रूम कौन है ये तो पता नहीं चलता, उसका फेस नहीं दिखता, पर स्ट्रेंज बात यह है कि मैं की डेथ भी हो जाती है। वो उठती है तो हैरान रह जाती है, उसे पहले कभी सपने नहीं आए थे जब से वो इमॉर्टल हुई थी। टिंग उसके कार्ड्स चेक करता है और रीडिंग करके उसे बताता है कि बहुत कुछ वियर्ड है। एक्चुअली तुम एक कर्ज के अंडर ही इतने साल से जी रही हो और अब वो कर्ज खत्म होने का एक रास्ता निकल आया है और वो ये है कि अगर तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर ट्रू लव हो जाए और तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तो ये कर्ज खत्म हो जाएगी, तुम्हारी एज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और तुम नॉर्मल इंसान की तरह से सारे सिम्टम्स फील करोगी और तुम मर भी सकोगी। और हिंट ये है कि प्यार अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही है। अब नेक्स्ट डे कैफे में मिस्टर प्रॉम मैक को देखकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैं उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती और वहाँ से चली जाती है। उसे अच्छा नहीं लगा था। अब उसके बाद मिस्टर प्रॉम वहाँ पर पुन मॉडल को देखते हैं तो वो उसे भी वैसे ही देखने लगते हैं, मतलब कि वो तो एक नंबर के ठरकी हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में आज कोलीग्स को पता चल जाता है कि मैंने अपने लिए बॉयफ्रेंड तलाश करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब वो और सिंगल लाइफ से तंग आ चुकी है। वो गर्ल्स उसे कुछ ना कुछ टिप्स देने लगती हैं कि कैसे लड़कों का दिल जीतते हैं, कैसे उन्हें पटाते हैं और उसे एक ट्रायल के लिए मुटॉड के पास जाने को भेजती हैं। अब मैं ना चाहते हुए भी अपना श्राप उतारने के लिए टॉड के सामने जाकर उसे अपनी अदाएं दिखाकर लूर करने की कोशिश करने लगती है, पर टॉड उसकी इस 3rd क्लास इशारों की हरकतों से इम्प्रेस होने वाला नहीं था। वो उसे कोई लिफ्ट नहीं कराता। अब गर्ल्स उसे कहने लगती हैं कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करो, मिस्टर थाविन के सामने जाकर भी ट्राई करो, प्रैक्टिस करती रहा करो, इसी से ही तो तुम्हारी अदाएं इम्प्रूव होंगी। पर मैं नहीं मानती, कहती है कि इस तरह से वो इजी फील नहीं करती, ये उसकी सेल्फ नहीं। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं अपने बल पर 1 साल के अंदर अंदर अपना हस्बैंड तलाश करके रहूंगी। अब शाम को काम के बाद जब मैं घर जा रही होती है तो पैट भी उसके साथ था। वो दोनों वापस अक्सर इकट्ठे ही जाया करते थे क्योंकि वो नेबर्स थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी। उधर हमें पुन को दिखाते हैं। वो आज क्लब में किसी लड़के से मिलती है और उसके साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन लड़का कौन है ये हमें नहीं पता। और फिर नेक्स्ट डे पुन के ही ड्रेस और शूज में एक लाश मिलती है जो कि एक ओल्ड लेडी की थी। पर पुन रातों रात इतनी बूढ़ी कैसे हो गई और उसे किसने मारा ये तो अभी हमें पता नहीं चलता। उधर मैं आज बहुत सारा मेकअप करके रेडी होती है ताकि किसी का तो दिल जीत सके, पर उसे मेकअप की बिल्कुल भी सेंस नहीं थी। वो बहुत ओवर लग रही थी और तो उसने परफ्यूम भी कुछ ऐसा लगाया हुआ था जो कि शायद सदियों पुराना था। पैट भी उसे स्मेल करके कहने लगता है कि यही फ्रेगनेंस तो मेरी दादी भी लगाया करती थी, तुम में तो कोई बहुत पुरानी आत्मा है। अब जब वो एलिवेटर में जाती है तो उसके बाजू में थाविन खड़ा हुआ था और काफी रश होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। ये सब रोमांटिक फीलिंग्स थी और मैं लाइफ में पहली दफा इन्हें फील करना चाहती थी क्योंकि बस उसे तो अब अपने बॉयफ्रेंड की तलाश थी जिसे पाकर उसे लगता था कि वो फाइनली मर पाएगी। अब जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो हर कोई यही गॉसिप कर रहा था कि आखिर
पुनपुन इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई। कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि शायद इसके बोटॉक्स का रिएक्शन था या फिर वो मेकअप के बिना लगती ही ऐसी होगी। लेकिन फिर भी अभी तक तो ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही थी। उनकी मैगजीन की तरफ से टॉड कवर कर रहा था, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अंडर भी आती थी और क्राइम के अंडर भी, और क्राइम पर न्यूज़ देना तो उसका पहले से ही पैशन था। आज जब मिस्टर प्रॉम आते हैं तो उसे देखकर जेली को याद आने लगता है कि कल मैंने मिस्टर प्रॉम को देखा था पुनपुन के साथ, ये कॉफी शॉप पर भी फ्लर्ट कर रहे थे, कहीं सबसे इनका तो कोई लेना देना नहीं। जबकि थोड़ी देर बाद टॉड के पास एक काम से मैं आती है तो वो उसे टॉन्ट करता है कि क्या ग्रीन तुम्हारा लकी कलर है, क्योंकि उसने बहुत ओवर आई शेड्स लगाए हुए थे। ये सुनने के बाद वो शर्मिंदा होती है और जाकर अपना फेस वॉश कर लेती है। अब दोनों गर्ल्स उसे मशवरा देने लगती हैं, कहती हैं कि तुम्हें अपनी स्टाइलिंग बदलनी होगी और इसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आज लंच टाइम पर हमारे साथ चलना। उधर ऑब और टॉड दोनों बातें कर रहे थे। ऑब कहने लगता है कि एक ही चांस है जिससे पुनपुन इतनी बूढ़ी हो गई होगी, और वो ये है कि उस पर शायद किसी ने ब्लैक मैजिक का कोई स्पेल कर दिया हो। ये सुनकर टॉड उससे कहने लगता है कि प्लीज फिल्म में थोड़ी कम देखा करो। लेकिन थोड़ी देर बाद टॉड की नजर पड़ती है तो वो देखता है कि मैंने अपना मेकअप रिमूव कर दिया है, तो वो उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि इस तरह से आप ज्यादा सुंदर लग रही हो। वेल, अब लंच टाइम पर सारे देखते हैं कि गर्ल्स कहाँ गायब हो गई हैं, काफी लेट हो चुकी हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो एंट्री करती हैं तो सब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आज मैंने एक नया हेयर कट लिया था और ये हेयर कट उस पर बहुत सूट कर रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, स्पेशली बॉयज। वो तो उसे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वो सारे लोग दोबारा से इकट्ठे लंच पर गए हुए थे। मिस्टर थाविन इतने स्वीट बॉस निकलेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। वो उनसे बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ बातों बातों में टॉड कहता है कि पुनपुन के मर्डर का केस ये मैं ही हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन थाविन उसे कह देता है बहुत स्वीटली कि नहीं, ये केस ऑब हैंडल करे, वो क्राइम पर रिपोर्ट करता है, तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रहो तो बेहतर रहेगा। लेकिन लग रहा था कि जैसे वो उसे इस केस से हटाना चाहते हैं। अब उसके बाद वो एक मॉडल से मिलने के लिए जाता है और इस मीटिंग में मैं भी उसके साथ थी। उस मॉडल का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में कुछ रिवील करना चाहती थी। वो यहाँ पर उनको अपनी कुछ फोटोज भी दिखाती है। वो देखते हैं तो उसी फोटो के बैकग्राउंड में उन्हें पुनपुन दिखाई देती है, और ये उसी रात की फोटो थी उसी क्लब की जहाँ पर पुनपुन गई थी। अब टॉड की क्यूरियोसिटी पुनपुन के केस में और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो कहता है कि मुझे ये पता चल चुका है कि वो गायब कहाँ से हुई थी और इस नाइट क्लब में वो किससे मिलने गई थी, ये तो अब मैं पता करा कर ही रहूंगा। तो अब मूड टॉड भी उसी होटल में जाकर बैठ जाता है। एक्चुअली वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहता था, लेकिन मैनेजर उसे ज्यादा भाव नहीं देता क्योंकि उसके पास वो फुटेज देखने का कोई भी अधिकार नहीं था। वो उसे वार्निंग देता है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन टॉड भी हार मानने वालों में से नहीं था। इतने में वहाँ पर वो मिस्टर प्रॉम को भी आए हुए देखता है, उनसे भी सिफारिश करता है, लेकिन वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करते। उसे शक होने लगता है कि कहीं मिस्टर प्रॉम ही तो इस सब में इन्वॉल्व नहीं, और उसके बाद वो चोरी चोरी वहाँ की फुटेज निकालने के लिए वहाँ के सिक्योरिटी रूम तक पहुँचने लगता है। अब वो यही चाहता था कि ये लोग मुझे परमिशन दें या ना दें, मैं तो फुटेज देख कर ही रहूँगा। अब वो एक गार्ड का एक्सेस कार्ड किसी तरह से चोरी कर लेता है और फिर वो सिक्योरिटी रूम में एंटर हो चुका था। यहाँ पर वो उस दिन की फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन इतने में मैनेजर को इस सब की खबर हो जाती है। वो मैनेजर ऐसे लग रहा था कि जैसे गुस्से में खौल रहा हो, और वो अपने हाथ में एक नाइफ उठाए उसी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। पर वहीं पर ही मैं भी पहुंच चुकी थी, जो कि टॉड की हेल्प करने के लिए आई थी। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि पुनपुन किसी लड़के के साथ गई है, लेकिन उस लड़के का फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। उस लड़के ने उसे किस करी थी और उसके बाद पुनपुन बेहोश होकर गिर गई थी। अब मैनेजर पीछे से पहुंचता और उन पर हमला कर देता है। इसी बीच मैं भी घायल होने वाली थी, लेकिन टॉड उसकी सुरक्षा करता है। पर वो देख रहा था कि वो जैसे ही मैनेजर के करीब जाता था उसे फील होता था कि जैसे वो जल रहा है। अब इन द एंड किसी तरह से उस मैनेजर से बचने में तो कामयाब हो ही जाते हैं, जबकि मिस्टर प्रॉम को दिखाते हैं आज वो एक नई लड़की के साथ बैठे हुए थे। अब इतने में थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, और जैसे ही पुलिस के सामने टॉड कहने लगता है कि इस मैनेजर ने मुझ पर हमला किया था, तो वो मानता ही नहीं, मुकर जाता है। कहता है कि मेरे पास तो कभी नाइफ आया ही नहीं और मैं तो वायलेंट था ही नहीं। अब वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो वाकई उसमें कुछ भी ऐसा कैप्चर नहीं हुआ था।
और जो पुन की सीसीटीवी फुटेज थोड़ी देर पहले टॉड ने देखी थी वो सारी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इतने में मिस्टर थाविन वहाँ पहुँच जाते हैं और आकर टॉड को बचा लेते हैं, वरना वो केस में फंसा भी जा सकता था। लेकिन वो बहुत स्वीट थे और उसकी साइड लेते हैं और अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा करते हुए उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि आजकल जेली को मैं पर काफी शक हो रहा है। वो उसे कहने लगती है कि तुम इतना खाती हो, तुम कभी मोटी क्यों नहीं होती? मेरे से डबल वेट होना चाहिए तुम्हारा। तुमने कभी सिक लीव भी नहीं ली, तुम बीमार क्यों नहीं होती? अब मैं उसके सामने ऐसे नाटक करने लगती है कि जैसे उसे अभी अभी कुछ पेन हुई है, लेकिन उसे उस पर काफी शक बढ़ गया था। वो उसके पीछे एक स्टेपलर उठाकर उसे लगा देती है, लेकिन उसके पिन चुभने की उसे जरा भी पेन फील नहीं हुई थी। अब ये देखकर तो जेली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। अब उसके बाद सारे कोलीग्स इकट्ठे लंच करने लगते हैं। थाविन अक्सर ही उनको लंच पर ट्रीट दिया करता था, लेकिन लगता था कि जैसे ये सिर्फ मैं के करीब आने का, उसके साथ खाना खाने का बहाना हो। यहाँ पर एक बहाने से जेली उसे गर्म चमचा लगा देती है, लेकिन उसे कोई भी बर्निंग नहीं हो रही थी। वही चमचा ऑब को पड़ता है तो वो तो बेचारा रोने लगता है। तो बस अब जेली का शक यकीन में बदल चुका था। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी छुट्टी का टाइम था। थाविन कहने लगता है कि आज मैं को लिफ्ट दूंगा। शायद वो उसके साथ अकेले में समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पैट भी साथ में चिपक जाएगा। पैट का घर भी तो करीब था, वो उनके साथ जाने लगता है। पर पैट को काफी अजीब लग रहा था। वो कहने लगता है कि मिस्टर थाविन, आप तो बहुत पुराने जमाने के लगते हैं, क्योंकि उसके पास पुराने जमाने की कैसेट्स पड़ी हुई थी। वो बहुत ओल्ड म्यूजिक सुनता था और इसके साथ साथ उसकी परफ्यूम्स की चॉइस भी बहुत ओल्ड थी। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि आप लगते तो बहुत यंग है, आपकी असल एज कितनी है? आगे से थाविन कहता है कि क्यों ना हम एक गैसिंग गेम खेलें, एक दूसरे की एज गेस करने का। लेकिन मैं उनसे कहने लगती है कि आप लोग मेरी एज गेस कर ही नहीं सकते, इसलिए बोरिंग खेल खेले ही ना। और पैट को लगता है कि शायद लड़कियां अपनी उम्र छुपाना चाहती हैं, इसलिए खेल नहीं रही। अब जब वो चले जाते हैं तो पैट कहने लगता है कि मुझे लगता है मिस्टर थाविन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इतने हैंडसम होकर ये अभी तक सिंगल कैसे हैं? और इतने स्वीट, कोई सीईओ होकर इतना स्वीट कैसे है? इनमें बिल्कुल नखरा नहीं। अब नेक्स्ट डे उन लोगों को एक और बात पता चलती है जो कि बहुत अनबिलीवेबल थी, और वो ये थी कि पुन का माउथ भी जला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे बर्निंग करके उसके अंदर से किसी ने किस करके उसकी सोल ही निकाल ली हो। ये बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले ऐसे करने का क्लेम रखते हैं। और तो और टॉड ने भी तो यही बताया था कि उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि किसी लड़के ने उसे किस की और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब उन सारे लोगों को शक होने लगता है कि इसके पीछे उसका वही बॉयफ्रेंड है जो उसे एंड पर मिला था। वो कौन था ये लोग नहीं जानते थे। अब टॉड की बातों पर उन लोगों को भरोसा होने लगता है, क्योंकि जो उसने बोला था उसके बेशक उसके पास सबूत नहीं थे, लेकिन ये बातें क्रॉस वेरीफाई हो रही थी। वो कहने लगते हैं कि वाकई क्राइम की रिसर्च और रिपोर्टिंग में बहुत अच्छा है। अब टॉड एक दफा मैं के पास आता है और कहता है कि उस रात को आप मेरी सुरक्षा करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंची, उसके लिए मैं आपसे थैंक्स करना चाहता हूं। लेकिन इतने में ऊपर से थाविन आ जाता है। उन दोनों को बातें करते देख वो बहुत जेलस हो रहा था और वो जानबूझकर वहां से मैं को अपने पास एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए बुला लेता है। अब मैं जब ऊपर जाती है तो पता चलता है कि मिस्टर प्रॉम आया हुआ है और मिस्टर प्रॉम उससे एक आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकल लिखने के लिए मैं तुम्हारे से कुछ स्पेशल डिस्कशन करना चाहता हूँ, और उसके लिए वो उसे आज रात डिनर पर इनवाइट करते हैं। थाविन बहुत जेलस होता है और कहता है कि काम की बात आप लोग ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर प्रॉम का कहना था कि मैं रिलैक्स माहौल में ही इससे सारी डिस्कशन करूंगा। अब थाविन का तो बहुत मन था कि मैं इनकार कर दें, लेकिन मैं मान जाती है क्योंकि उसे किसी का कोई डर नहीं था। अब वो रात को मिस्टर प्रॉम के साथ एक एक्सपेंसिव सी जगह पर डिनर करने पहुंच जाती है। मिस्टर प्रॉम बहुत रिच थे, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी, वो हमेशा ऐसी ही जगहों पर आते थे। यहाँ पर वो एक स्पेशल वाइन भी मंगवाते हैं जो कि बहुत पुरानी थी। वो ये वाइन मैं को पिलाते हैं और उसके बाद वो फील करते हैं कि वो गटागट पानी की तरह से वाइन पी रही थी, पर उसे चढ़ती ही नहीं है। वो खुद तो बहुत कम पी रहे थे, लेकिन फिर भी ड्रंक फील कर रहे थे। लेकिन मैं अभी तक बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम में जाती है तो वो पीछे से उसकी ड्रिंक में कोई ड्रग मिला देते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं, और इसके साथ साथ वो वहीं पर ही होटल में एक VIP रूम भी बुक कर लेते हैं। उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अब मैं वो वाइन पी लेती है, लेकिन
उस पर अभी भी कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन मिस्टर प्रॉम वो खुद ड्रंक हो चुका था। वो चाहता था कि मैं उसे इस रूम तक लेकर जाए, लेकिन ऊपर से थाविन पहुंच जाता है। वो आता है और कहने लगता है कि मेरी वर्कर इतनी रात को काम के लिए बाहर निकली है तो उसे पिक एंड ड्रॉप देना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो मैं का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से ले जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने वार्न किया था कि इससे फासला रखना, लेकिन मैं का कहना था कि आप मेरे पीछे इस तरह से क्यों आए? क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मैं खुद की सुरक्षा खुद ही करना जानती हूँ। अब इतने में वो घर के करीब पहुंचते हैं। वहां पर बारिश हो रही थी। मिस्टर थाविन छाता लेकर आते हैं और उसे बारिश में भीगने नहीं देते। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयज की सेफ्टी, मुझे सबका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो बल्कि उससे बहुत बढ़कर हो। वो तो उसे हिंट दे रहे थे कि जैसे वो उसे लाइक करते हैं, लेकिन मैं उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और अंदर चली जाती है। उधर प्रॉम को दिखाते हैं। वो ड्रंक बैठा था और हमेशा की तरह से एक लड़की फिर से उसे नजर आती है। उसे देखकर स्माइल करता है और फिर उसके बाद उसी वीआईपी रूम में उसको ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही प्रॉम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास जो लड़की है वो लड़की नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत है, और वो भी मरी हुई। वो बहुत चिल्लाता है और इतने में पुलिस भी आकर उसे पकड़ लेती है। ये तो बिल्कुल पुन जैसा केस था। एक लड़की रातों रात बूढ़ी हो गई और फिर मर भी गई। अब तो मिस्टर ब्रॉम एक क्लियर सस्पेक्ट बन चुके थे और ऑफिस में जब मीटिंग चल रही होती तो सारे लोग एक पेपर पर राइटिंग कर कर के आपस में गॉसिप कर रहे थे और सब हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर ब्रॉम जैसे डिसेंट से फेस के पीछे एक साइको किलर छुपा हुआ होगा। वो इसी तरह की बातें आपस में कर रहे होते हैं कि अचानक से वो फाइल बॉस के हाथ लग जाती है और थाविन भी उनकी यही गॉसिप पढ़ लेता है। सब डर गए थे कि बॉस बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन थाविन इतना स्वीट था कि वो स्माइल करता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ग्रुप चैट का हिस्सा नहीं बनाया, मैं भी बोर हो रहा था। अब वो सारे लोग बाहर आकर थैंक्स गॉड करते हैं कि हमें इतना स्वीट बॉस मिला है, वरना शायद हमारी लाइफ तो नर्क ही बन चुकी होती। मुतौद को अब एक बात पता चलती है और वो ये थी कि मिस्टर ब्रॉम से कल रात को दो लोग मिले थे और एक था थाविन और दूसरी मैं थी। मैं भी इंटेरोगेशन के बाद वापस आ रही होती है और थाविन उसके लिए काफी परेशान था। वो उससे पूछने लगता है, लेकिन वो कहती है कि इस तरह की चीजें मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, मैं बहुत मैच्योर गर्ल हूँ, मैंने जो भी देखा वो सब उनको बता दिया, दैट्स ऑल। लेकिन थाविन का कहना था कि अगर कल रात को मैं तुम्हें टाइम पर ना लेने जाता तो शायद उस लड़की की जगह आज तुम्हारी बॉडी मिलती। लेकिन मैं मन ही मन में हंसने लगती है कि मेरे साथ ऐसा हो भी नहीं सकता था। अब थोड़ी देर बाद याओ कुछ बुक्स लेकर आती है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी और म्यूजियम से यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही थी। लेकिन जब भी इस तरह की बुक्स आती थी मैं डर जाती थी, क्योंकि इन बुक्स में कहीं ना कहीं उसके बारे में कोई ना कोई हिंट या उसकी कोई फोटो मौजूद होती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका सीक्रेट सबके सामने आए। आज भी वो हमेशा की तरह याओ से वो बुक्स छीन लेती है और कहती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, ये मैं अरेंज कर दूंगी। और साथ ही साथ वो टिंग को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। या उसे बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे इस ऑफिस में कोई घोस्ट रहता है, क्योंकि जब भी एक ऐसी बुक है मैं ऑर्डर करती हूँ उसका हमेशा से एक ही पेज है जो फटा हुआ होता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चुड़ैल ने हाथ से नोचा हो। अब मैं बेचारी बहुत डरी हुई थी और बुक्स अरेंज करने में लगी हुई थी, साथ साथ याओ को भी बातों में लगा रही होती है। और इतने में टिंग भी वहां पहुंच जाता है और एंड टाइम पर याओ को मैं का सीक्रेट पकड़ने से बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बेशक इसकी कॉस्ट ये थी कि उसे याओ के साथ फ्लर्ट भी करना पड़े। अब वो यहाँ पर याओ के साथ सफाइयाँ करा रहा था और बेचारे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो गिरने वाला था कि याओ उसे संभाल लेती है। अब मैं को बचाते बचाते उसका गार्डियन था, एक रोमांटिक सीन याओ के साथ उसे क्रिएट करना पड़ता है, जबकि उधर मैं उन सारे पेजेस को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें उससे रिलेटेड कोई भी क्लू मिल सकता था। यहीं पर ही एक बुक पुरानी सी थी एंशिएंट टाइम्स के बारे में। वो पढ़ते पढ़ते वो ख्यालों में खो जाती है। बहुत पुराने ज़माने में जब वो इमॉर्टल नहीं थी तब कुछ ऐसा था कि एक जगह पर सन ट्राइब रहता था और इस कबीले के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे ब्लैक मैजिक को लेकर, और उनका एक लीडर होता था जिसे वो लोग विजर्ड बोलते थे। उसके पास सुपर पावर्स थी और हमेशा सन ट्राइब के लोग मून ट्राइब के लोगों के पास जाते थे। उन्हें उनमें से जो भी लड़की पसंद आती थी वो अपने विजिट की उससे शादी करा दिया करते थे और इस तरह से वो मून ट्राइब से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते थे। अब इतने में मुतौद भी वहां पर आ जाता है और मैं को साइड पर लेकर जाता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कल रात तुम प्रॉम के साथ थी। वो इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि इतने में ऊपर से पैट और ऑब भी आ जाते हैं और दोबारा से पैट से गलती होती है और हमेशा की तरह उसकी कॉफी उछल कर जाकर ऑब के ऊपर गिर जाती है। वो बेचारा तो बहुत चीखता है,
लेकिन मैं को तो पता भी नहीं था कि थोड़ी सी कॉफ़ी उसके फेस पर भी स्पिल हुई है, लेकिन ये बात टॉड ने नोटिस कर ली थी। अब टॉड को उसके बारे में बहुत सारी अनयूजुअल बातें फील हो रही थी। वो एक दिन डायरेक्ट उससे पूछ लेता है, कहता है कि तुम्हें वो लड़की थी ना जिसने एक दफ़ा ट्रेन ट्रैक के सामने से एक बच्चे को बचाया था। ये इंसिडेंट हुआ था 14 ईयर्स पहले। लेकिन ये सुनते ही वो हैरान रह जाती और कहती है कि तब तो मैं भी बच्ची होंगी, और वैसे भी मैं तो बैंकॉक में अभी नई नई आई हूँ। और इससे पहले वो किसी दूर के एरिया के बारे में बताने लगती है कि मैं वहाँ रहती थी। वो उसकी बात को टाल कर वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद लंच ब्रेक हो गई थी, और लंच ब्रेक के बाद जब सारे लोग एलिवेटर से ऊपर आ रहे होते तो टॉड और मैं दोनों साथ में खड़े हुए थे। यहाँ पर एक ऐसा झटका आता है जिसकी वजह से टॉड आगे बढ़ता है और उससे गलती से मैं की चीख पर किस हो गई थी। ये वो पॉइंट था जब मैं को कुछ फीलिंग आने लगती है। वो सोचती है कि मुझे पहले ह्यूमंस वाली कभी फीलिंग नहीं आई। ह्यूमंस जब प्यार में पड़ते हैं उनको कैसा लगता होगा, और वो यही आशा करती थी कि जल्दी उसे भी सच्चा प्यार हो जाए। अब शाम को हमें दिखाते हैं कि पैट मैं को लेने के लिए आया हुआ था। मोटॉड तो ये सुनकर बहुत जेलस होता है कि वो दोनों इकट्ठे वापस जाते हैं और बाजू वाले घर में रहते हैं। लेकिन इतने में उन्हें एक न्यूज़ मिलती है जो कि बहुत ही हॉरिबल थी, और वो ये थी कि उनके साथ वाली बिल्डिंग में एक म्यूजियम था, वहाँ पर आग लग गई है। अब वो लोग भी वहाँ पर ये सीन कैप्चर करने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी खड़ी रो रही थी और सबसे विनती कर रही थी कि कोई अंदर जाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। ये सुनते ही मोटॉड और मैं दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। अंदर बहुत हॉरिबल सी आग लगी हुई थी और वहाँ देखकर लग नहीं रहा था कि कोई भी बच पाएगा। टॉड को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो बच्चे और मैं दोनों को ही सेफली बाहर ले आए। टॉड ने बच्चे को तो उठा लिया था, लेकिन वो मैं को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर तब तक उनके बीच रास्ता ब्लॉक हो गया था। मैं उसे कहती है कि तुम जल्दी से इसे लेकर बाहर जाओ, मैं खुद ही बाहर आने का अरेंज कर लूंगी। और टॉड उस बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है। वो दोबारा से अंदर जाना चाहता था मैक को बचाने के लिए, लेकिन इतने में वहां पर एक खौफनाक ब्लास्ट की आवाज आती है। उनको लगा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। टॉड बहुत जोर से चिल्लाता है, रोता है, मैक को आवाज देता है, लेकिन मैं तो उसके पीछे बिल्कुल सेफली खड़ी हुई थी। टॉड को अंदाजा नहीं था कि आग उसे जला ही नहीं सकती। इतने में डॉक्टर उनका चेकअप करने लगते हैं। टॉड को तो अभी भी कुछ चोटें आई थी, कई जगह से वो बेचारा झुलसा गया था, लेकिन नर्स देखकर हैरान थी कि मैं इतनी बड़ी आग से कैसे निकल आई, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। इतने में वहां पर मिस्टर थाविन भी पहुंच जाते हैं और वो देखकर बहुत परेशान हो रहे थे मैं को लेकर। इतने में वो देखते तो मैं की शर्ट एक जगह से थोड़ी सी जली हुई थी। वो अपना कोट उतारता है और उसे प्रोटेक्ट कर देता है। ये सीन काफी रोमांटिक लग रहा था, जिसे देख देख कर मोटॉड बहुत जेलस होता है। अब जब मैं घर आती है तो वो बार बार मिस्टर थाविन के कोट को ही देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर वो कौन सा इंसान होगा जिसके लिए मेरे दिल में भी फीलिंग्स जागेंगी, मेरा दिल धड़केगा जैसे प्यार में धड़कता है। अब नेक्स्ट डे मैक को पता चलता है कि उनके साथ में जो म्यूजियम था जहां आग लगी थी, वहां पे मिस्टर थाविन का भी बहुत बड़ा शेयर था और वहां से कुछ सामान है जो वो लोग वापस लेकर आए हैं। बाकी सारा एंटीक तो वहां पर जल चुका था। वहां पर एक फोटो होती है जिसमें शक्ल काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी मैं की शक्ल से। ये देखकर एक दफा तो याओ हैरान रह जाती है, लेकिन मैं उस फोटो को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने में ऊपर से टिंग आ जाता है जो हमेशा की तरह से फिर से मैक को बचा लेता है। अब मोटॉड एक दफा मैक को मिलने के लिए टेरेस पर बुलाता है और उससे क्लियरली एक क्वेश्चन करता है। कहता है कि कल जिस तरह की आग थी मैंने अपनी आंखों से देखी है, तुम बिना किसी इंजरी के कैसे वहां से बच के आ गई। वो अभी इस क्वेश्चन का आंसर चाहता था, बहुत क्यूरियस था, लेकिन इतने में ऊपर से थाविन आ जाता है और आकर मैक को अपने पास बुला लेता है। अब वो मैक को कहने लगता है कि ये टॉड ये हमेशा तुम्हें मुश्किल में फंसा देता है, ये दूसरी दफा है कि तुम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ी हो और मैं नहीं चाहता कि अब तुम उसकी मेंटोर बनकर काम करो, उसे मैं किसी और के अंडर लगा दूंगा। वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुद ही अपनी सुरक्षा करो। उधर मोटॉड आजकल इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और उसका प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि ऑफ कोर्स मिस्टर प्रॉम ही था। उसने मिस्टर प्रॉम को उस होटल में भी देखा था जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज चुराने के लिए गया था, लेकिन वो हैरान था कि मिस्टर प्रॉम तो बहुत सारी लड़कियों को डेट किया करता था, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां हैं जो मरी हैं और कुछ नहीं। ये सब उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जबकि उधर घर पर टिंग आज मैं को यही कह रहा था कि जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स को पहचानो, तुम्हें किससे प्यार हो रहा है समझने की कोशिश करो। मुझे तो दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो थाविन और दूसरा मोटॉड। अब ये सुनते ही मैं शर्मा जाती है और कहती है कि अभी तक मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ।
अब थोड़ी देर बाद उसके घर पर उससे मिलने के लिए जेली आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुम पर बहुत शक है। तुम हो कौन? क्या एलियन हो? किसी और प्लेनेट से आई हो? तुम आग से बच गई। तुम्हें कोई हर्ट करे तुम्हें पेन नहीं होती, तुम कभी बीमार नहीं होती। और ये कहते ही वो सॉरी बोलती हुई उसके पेट में एक नाइफ घोंप देती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे तो कोई भी पेन नहीं हुई थी। अब ये देखकर जेली खुद बेहोश हो जाती है। और फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाते हैं। एक स्वीपर थी जो कि ऑफिस में सफाई का काम कर रही थी, और ये वही बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग में मैकी मैगजीन का ऑफिस था। और वहीं पर ही एक लेडी की दोबारा से डेड बॉडी मिलती है, और ये बॉडी भी बिल्कुल पुनपुन वाले केस की तरह थी। जबकि उधर थोड़ी देर बाद जेली होश में आ जाती है और उसे अब मैंने सारा कुछ सच बता दिया था। वो बताती है कि मैं 2000 ईयर से जिंदा हूँ। जेली तो उसे बहुत जेलस होती है कि देखो तुम अभी तक बूढ़ी नहीं हुई, तुम मोटी नहीं होती, तुम कितनी लकी हो। लेकिन मैं सैड हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा दर्द कैसे समझोगी। जिन्हें भी मैं फ्रेंड्स बनाती थी, जिनसे मैं अटैच होती थी, वो सारे लोग एक एक करके मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए। मेरा तो प्यार से विश्वास भी उठ गया है। तुम मुझसे एनवी करती और मैं तुमसे। मैं तुम्हारी तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, एजेड होना चाहती हूँ और फिर मरना चाहती हूँ। अब जेली उसकी ये बात समझ सकती थी। वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारा सोलमेट तलाश करने में। और हाँ, फिक्र ना करना, अब तुम्हें कवर करने के लिए टिंग के साथ साथ मैं भी मौजूद हूँ। अब उसके बाद वो ऑफिस में जाती है और फिर फायर वाले इंसिडेंट के बीच जो उन्होंने फोटोज बनाई थी मैं की, वहां से वो डिलीट कर देती है ताकि कोई पब्लिश ना कर सके। वो सीक्रेटली अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब नेक्स्ट डे जब सारे लोग ऑफिस में जाते हैं तो सभी बहुत डरे हुए थे। अब की दफा ये इंसिडेंट उनकी अपनी बिल्डिंग में हुआ था, और वो लड़की भी बहुत सुंदर थी जिसे किसी ने खत्म कर दिया था। ये सुनकर याओ बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर सुंदर लड़कियां ही टारगेट हैं तो फिर मैं भी सेफ नहीं। लेकिन उसकी इस बात पर सारे लोग बहुत हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे ज्यादा बूढ़ी और कितनी होगी, तुम तो ऑलरेडी अपनी लास्ट लिमिट पर लगती हो। जबकि मूथॉड उसे अब मिस्टर प्रॉम पर शक कम होने लगा था। वो सोचने लगता है कि उसे तो पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो उसके बाद दोबारा से किसी को मारा गया है। इसका मतलब है कि ये सब प्रॉम नहीं करा रहा था। अब थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी शॉप पर जाती है और वहाँ पर थाविन भी पहुँच जाता है। उसकी जगह बिल पे करता है और कहता है तुम मेरे ऑफिस की एक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हो और इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट के तौर पर ये सब दे रहा हूँ। और उसी टाइम पर मैं देखती है तो मिस्टर फ्रॉम छूट चुका था और अब वो बाहर फिर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उनके ऑफिस में भी पहुंच जाता है और आते ही वहां पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि ये सारा कुछ थाविन कर रहा है, उसी ने ही मुझे ट्रैप कराया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सब कहते हुए वो मैं का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा है। थाविन आगे बढ़ता है और मैं को छुड़ा लेता है, लेकिन इसी बीच प्रॉम ने उसे धक्का दिया था जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। टॉड की भी लड़ाई होती है और टॉड को लगने लगता है कि जैसे इस टाइम पर प्रॉम वो खोल रहा है और उसके छूने से उसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है। प्रॉम पहले ऐसा कभी भी नहीं था, वो हमेशा से काम इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो गुस्से में उल्टी सीधी हरकतें करता है और यहीं पर ही ऑब उसकी एक वीडियो भी बना लेता है। और उसके बाद वो वहां से पानी की केन गिराता हुआ गुस्से में चला जाता है। थाविन तो हैरान था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस वक्त ये किसी के वश में हो, इतना गुस्सा। और साथ ही साथ जिस पानी को वो छू के गया था वो पानी बहुत गर्म हो गया था, बिल्कुल खौलता हुआ। मूथॉड भी काफी हैरान था। वो देखता है कि जहां पर प्रॉम ने मुझे छुआ था वहां पर तो बर्निंग हो रही है, लेकिन जब उसने मैं को हाथ लगाया था वो क्यों नहीं जली। अब वो सीधा जाता है जहाँ पर थाविन और मैं बैठे हुए थे और मैं से कहने लगता है कि मैंने तुमसे अकेले में कुछ बातें डिस्कस करनी है। अब वो उसे बाहर ले जाता है, दीवार से लगाता है और उससे कहने लगता है कि जब भी कुछ वियर्ड होता है हमेशा उस इंसिडेंट के इर्द गिर्द तुम क्यों होती हो। तुम आग में से निकल आती हो, तुम्हें कोई चीज हर्ट नहीं करती। ट्रेन के आगे आते हुए मैंने खुद तुम्हें देखा था, ये सब क्या है। मैं बस खामोशी से खड़ी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन उसे इतना जरूर फील हो रहा था कि पहली दफा उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। कुछ फीलिंग्स थी जो उसे बॉदर कर रही थी। वो परेशान हो रही थी कि टॉड उसकी सच्चाई जान गया तो क्या करेगा। लेकिन इतने में पैट वहां पर आ जाता है और टॉड को रोकता है, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मैं को वहां से ले जाता है। अब वो घर जा रहे थे कि तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसे तसल्ली देता देता बेचारा पैट खुद गटर में गिर जाता है। अब तो उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। अभी तक अगर मैं का कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था तो वो पैट ही था।
उधर मुंह तो और एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन करते करते उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने एक दफ़ा मिस्टर प्रॉम के साथ देखा था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो हैरान होता है कि अगर मिस्टर प्रॉम एक सीरियल किलर है तो उसने इसको कैसे छोड़ दिया। उधर प्रॉम अलग परेशान बैठा था। उसे लगने लगता है कि जैसे आज जो कुछ उसने ऑफिस में जाकर किया है ये वो नहीं कर सकता था। उसे लगता है कि जैसे वो किसी के वश में आ चुका था, वरना वो आज तक कभी गुस्से में पागल नहीं हुआ, हमेशा सेंसिबल रहा और कभी भी इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ था। और जो आज हुआ था उसका नुकसान भी उसे बहुत भारी होता है। ये वीडियो वायरल हो जाती है और उसे अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से सीईओ की सीट से भी हटा दिया जाता है। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था और वो ये था कि ये सब कुछ थविन करा रहा है और थविन की जान उसे लगता था कि मैं के अंदर है। अगर मैं को टारगेट करूं तो थविन रोता हुआ आएगा। तो अब वो नेक्स्ट ही डे ऐसा करता है कि छुट्टी के टाइम से पहले जाकर मैं को रोकता है, एक गन निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम किसी और को मुसीबत में नहीं देखना चाहती तो। अब मैं को तो गन्स वगैरह से कोई डर नहीं था, वो चुपचाप उसके साथ चली जाती है। लेकिन यही सीन टॉड और पैट ने भी देख लिया था। मुंह टॉड ऐसा करता है कि ऑप की गाड़ी लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। उसके माइंड में बस एक ही चीज थी और वो ये थी कि वो प्रॉम से मैं को बचाना चाहता है। अब रास्ते में जाते हुए प्रॉम थविन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वंडरफुल एम्प्लॉय मेरे साथ है, अगर उसे बचाना है तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। लेकिन थविन बिल्कुल खामोश हो जाता है और इसी टाइम पर गुस्से में प्रॉम इतना बेचैन होता है कि उसके हाथ से गोली चल जाती है। वो गोली जाकर मैं को लगी थी लेकिन मैं तो बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुई थी। अब ये देखकर तो प्रॉम और भी हैरान हो जाता है और वो पागलों की तरह गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। इतने में शाम भी हो चुकी थी और अब तो डरा हुआ था, कहता है कि एक्सीडेंट हो गया तो हम चारों मरेंगे। लेकिन मुंह टॉड कहता है कि नहीं, अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो 3 लोग मरेंगे, एक जरूर बच जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है, प्रॉम से गलती होती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट बहुत बुरी हालत में था और यहाँ पर प्रॉम तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था। लग रहा था कि उसकी जान चली गई है। लेकिन मैं को क्या होना था, वो बड़ी मजे से गाड़ी से बाहर निकलती है और अंगड़ाई लेकर अपनी हड्डियां सीधी कर लेती है। ये सारा सीन मुंह टॉड ने भी देख लिया था और वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं थोड़ी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे पेन हो रही है। लेकिन मुंह टॉड कहता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे यहाँ पर देखे या फिर उसकी फ़ोटो बनाए। वो लाइमलाइट में उसे नहीं लाना चाहता था। उधर मैं जब ऑब से सुनती है कि मुंह टॉड उसके लिए इतना परेशान था और किस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहा था उसे बचाने के लिए, तो ये सुनकर वो काफ़ी टची हो जाती है। मुंह टॉड उससे एक भी क्वेश्चन नहीं करता जिससे मैं को परेशानी हो या उसे सोचना पड़े कि मैं इसे क्या जवाब दूं। वो बस उससे इतना ही कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था और जाते जाते उसे उसका शू भी वापस करके जाता है। अब ये वो पॉइंट था जब फिर से मैं का दिल धड़का था। उसे लगता है कि मुंह टॉड उसकी बहुत केयर करता है, इसीलिए तो बिना किसी क्वेश्चन के बस उसे बचाया, घर तक पहुंचाया और चला गया। जबकि उसके बाद दिखाते हैं कि एक फैंसी ड्रेस पार्टी होती है, उसमें सारे एम्प्लॉयज गए हुए थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने मैं को पहचान लिया था कि इसने बच्चे को म्यूजियम की आग से बचाया है। वो उसके फोटोज बनाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उसके सामने मुंह टॉड आ जाता है जो नहीं चाहता था कि उस बेचारी से कोई भी क्वेश्चन करे और उसे बॉदर करे। और यहाँ पर थविन भी पहुंच चुका था उसे बचाने के लिए। ये दोनों लड़के उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद थविन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं तुम्हें कभी भी मुश्किल में देखूं तो मैं डर जाता हूँ। और ये फीलिंग सिर्फ एक बॉस की अपनी एम्प्लॉई के लिए नहीं है। मैं उसे फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बस थैंक्स कह देती है कि आप बहुत नाइस इंसान है। जबकि मुंह टॉड उसे काफी शक हो रहा था। वो 1-2 दफा पैट को भी देखता है, उसका हाथ कॉफी से जलने वाला था लेकिन वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। उसे लगने लगता है कि कहीं ये तो वो इंसान नहीं। लेकिन पैट का कहना था कि मेरा काम इतने खौलते हुए पानी से कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जबकि ऑफिस में आज कुछ अजीब सा होता है। पहली दफा मैं को सिक फील हो रहा था। जली जाकर उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसे फीवर भी है और तो वो खुद को खुद ही घाव देती है तो पता चलता है कि उसकी ब्लीडिंग भी हो रही है, उसे पेन भी होने लगी है। ये सिम्टम्स उसमें पहली दफा अपीयर हुए थे। ये देखते ही वो खुश हो जाती है कि इसका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझ में एजिंग के भी सिम्टम्स आ रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। अब उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन टेरेस पर खड़ी हुई थी और उनसे कहने लगती है कि अब मुझे कुछ ऐसी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लगता है कि इमॉर्टल रहना, मैंने बहुत साल तक ये सब कुछ किया है, लेकिन अगर मुझे किसी से प्यार हो और उसी बीच में मर जाऊं, उसे अपने नज़रों के सामने खोना
ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा। वो उससे कहने लगते हैं कि अब तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो, अभी तक तो तुम्हें ये भी फिगर आउट नहीं हुआ कि आखिर तुम्हें ट्रू लव हुआ किससे है। और फिर उसके बाद वो देखती है तो उसके आजू बाजू दो लड़के खड़े हुए थे, एक था मिस्टर थवन और दूसरा था मूथॉड, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे इनमें से किससे प्यार है। अब उसके बाद उनके ऑफिस ने एक दिन अम्यूजमेंट पार्क के ट्रिप पर जाना होता है। वहाँ पर सारे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। मूथॉड कहने लगता है कि देखो मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम कोई स्क्रीम कर रही हो या इंजॉय कर रही हो, क्या तुम पहली दफ़ा अम्यूजमेंट पार्क में आई हो? और फिर वो उसे सिखाता है कि यहाँ पर इंजॉय किस तरह से किया जाता है, दिल खोल के चीखे मारो और जो तुम्हारा मन करता है बस वही करो, रिजर्व रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसकी एडवाइस पर अमल करके वाकई काफ़ी सारा एंजॉय करती है। उधर हमें थविन को दिखाते हैं, वो पूल के किनारे बैठा हुआ था। इतने में एक पर्पल हेडेड गर्ल वहाँ पर आती है जो कि उसकी अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही थी, उसे अपनी तरफ सीड्यूस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि सारे लोग नोटिस करते हैं और काफ़ी गुस्सा भी करते हैं। लेकिन जैसा कि उनको आशा थी कि हमारे मिस्टर थविन बहुत सॉलिड मैन है, वो इसी तरफ देखेंगे भी नहीं, और ऐसा ही होता है। वो उसको तवज्जो नहीं देता और वहाँ से उठ जाता है। और मूथॉड आज मैं के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और उसे बताता है कि चेरीज जो चॉकलेट से कवर होती है मुझे बहुत पसंद होती है। मैं कहती है कि मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये मैंने ही तो इन्वाइट किया था, एक्चुअली ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो चेरीज ख़राब हो रही होती है उन्हें चॉकलेट से कवर कर दिया जाए ताकि वो अंदर से ख़राब ना दिखे। अब उसकी ये बात सुनने के बाद मूथॉड का भी मन नहीं कर रहा था कि वो ये चेरीज खाए। अब थविन और मैं इकट्ठे खड़े हुए थे और रोलर कोस्टर को देख रहे थे। मिस्टर थविन को वो चैलेंज करती है कि आए मेरे साथ, हम दोनों ये राइड एंजॉय करें, लेकिन वो मना करता है तो उसे कहने लगती है कि क्या आप डर गए। वो कहता है कि डरने का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं। और फिर उसके बाद वो लोग फर्स्ट स्पॉट पर जाकर बैठ जाते हैं और रोलर कोस्टर में बहुत सारा एंजॉय करते हैं, बहुत सारा स्क्रीम करते हैं। एक्चुअली उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने रोलर कोस्टर राइड ली थी। ऑल्दो था तो ये कोलीग्स का ट्रिप, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पैट को भी इनवाइट कर लिया था। एक्चुअली पैट की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी मिस्टर थविन के साथ, और वो कहने लगता है कि आपका बॉस बहुत नाइस है और जिस तरह से आप कोलीग्स का प्यार है मैं आप सबको एनवी करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पंगा पड़ जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि याओ की कोई सीक्रेटली फिल्म बना रहा था और उसी लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़के को मैं पकड़ लेती है, उसे मार के गिराती है, लेकिन उसके बाद उसके हाथ पर चोट लग गई थी। ये देखकर वो खुश भी होती है, एक्साइटेड थी, लेकिन साथ साथ परेशान भी कि इतनी छोटी छोटी बातों पर क्या लोगों को चोट लग जाया करती है। अब वो बैठी हुई थी और मूथॉड उसके पास आता है और खुद उसे बैंडेज लगाता है। वो उससे कहने लगता है कि देखो अब तो तुम बार बार जख्मी हो जाती हो, लगता है कि तुम्हारे पर जो कर्ज है वो अपनी पावर खोती जा रही है, और क्या यही नहीं है जो तुम चाहती हो? और मैं को वाकई समझ नहीं आ रही थी कि ये कर्ज किस वजह से वीक हो रही है। वो कभी थविन को देखती थी तो कभी मूथॉड को, और उसे समझ नहीं आती थी कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। अब उसके बाद रात को वो सारे लोग इकट्ठे कैंपिंग करते हैं और पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब ने थोड़े अरसे पहले एक गेम स्टार्ट की थी और उसमें यह था कि पर्चियों पर अपने किसी पार्टनर का नाम चुना था। हर किसी के पास कोई ना कोई पर्ची आई थी और जिसका भी नाम आया था उसके साथ उसने कोई ना कोई प्रैंक्स करने थे और उसके बाद उसे एक गिफ्ट देना था, और आज के दिन वो ये रिवील करेंगे। थविन बताता है कि मेरे पास पर्ची आई थी पैट के नाम की और मैंने इसके साथ एक दो प्रैंक्स किए थे इसकी कॉफ़ी ख़राब करके, और आज वो उसे थैंक्स करता है, सॉरी करता है, साथ में एक गिफ्ट भी देता है। पैट को थविन हमेशा से बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उसके साथ बहुत स्वीट था। इसी तरह से बारी बारी सारे लोग अपने बट डॉग के पास जाते हैं और अपने पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कौन कौन से प्रैंक्स किए थे। इतने में हमें पता चलता है कि मैं के पास जिसका नाम आया था वो तो था मूथॉड, लेकिन मूथॉड उस टाइम पर वहाँ बैठा ही नहीं हुआ था और उसने मूथॉड के लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया हुआ था। अब वो उसे तलाश करने के लिए उठ जाती है तो और एक साइड पर अकेला बैठा हुआ था। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर पर्ची में तुम निकले थे, और वो एक क्यूट सा रुमाल था और उस हैंडकरचीफ पर एम लिखा हुआ था। टॉड उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो। रुमाल पुराने जमानों में लोगों को गिफ्ट में दिया करते थे तो इसका मतलब तो गुड बाय निकलता था। आगे से मैं उसे कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे इन सब का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स कभी भी नहीं रहे, मैं लोगों के क्लोज नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगता है कि जैसे मेरी भी एक फैमिली है। यहाँ पर टॉड भी उसे अपने बचपन की बात बताता है और कहता है कि मैं अपने डैड से बहुत अटैच था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। मुझे पता था कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था गुड बाइज कहने से।
और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पर एक कर्ज है और इस कर्ज को तुमसे हटाने के लिए मैं जहाँ तक हो सका तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। अब वो लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं और मैं ये सोच कर ड्रिंक करती है कि शायद आज उसे चढ़ जाए, क्योंकि उसके सिम्टम्स ह्यूमंस वाले होते जा रहे थे और वाकई ऐसा होता है। वो ड्रंक हो जाती है और उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती है। टिंग का थैंक्स करती है कि 1000 साल से तुम और तुम्हारी फैमिली मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोग तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर रहे थे। ये समझ रहे थे कि कुछ उल्टा सीधा बोल रही है। अब उसके बाद वो थाविन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, और तो और अपना किस वाला फेस भी बनाने वाली थी। टॉड उसे रोक देता है और कहता है आई थिंक तुम ज़्यादा ड्रंक हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो टॉड के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है या फिर थाविन से। तुम दोनों में से कौन है जो मेरी हार्ट बीट स्किप कराता है। ये बात वो सबके सामने बोल चुकी थी। अब उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर उसे वॉमिट भी आ गई थी और टॉड उसके लिए रुमाल लेने भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो मैरी गो राउंड पर बैठी हुई थी। यहाँ पर थाविन उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और सच बताने वाला हूँ मेरी तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। वो उसे किस कर लेता है और जैसे ही वो उसे किस कर रहा था, पीछे से मुंह टॉड भी आ जाता है जो ये सीन देख लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसी टाइम पर मैं की हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। उसे लगने लगता है कि शायद ये किस की वजह से है और वो थाविन के लिए फीलिंग्स रखती है। अब उनका ये ट्रिप तो ओवर हो चुका था और नेक्स्ट डे उन्हें एक न्यूज़ मिलती है और वो ये थी कि वही पर्पल हेडेड गर्ल, उसकी डेड बॉडी मिली है। अब वो लोग परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम जहाँ पर भी जाएं वहाँ कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। जितने भी लोग मरे हैं उनका कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर लिंक था, या फिर कहीं मर्डर हम में से कोई एक तो नहीं। और फिर इसके साथ ही उनके ऑफिस में पुलिस आ जाती है और एक डिटेक्टिव उन सारों से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और पूछता है कि कल रात क्या हो रहा था, क्योंकि उस लड़की की डेथ उसी टाइम पर हुई थी जब वो सारे लोग वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। वो लोग उनकी सारी डिटेल्स जानना चाहते थे ताकि उन्हें कोई मर्डर के बारे में क्लू मिल सके। वहाँ पर सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ लोग तो देर तक कार्ड्स खेलते रहे थे, लेकिन कुछ लोग जल्दी सोने चले गए थे, और तो और मैं तो वैसे ही ड्रंक हो गई थी। कुछ ऐसा स्पेशल या अनयूजुअल उनमें से किसी को भी याद नहीं था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच हमें पता चलता है कि वहाँ पर टॉड का और थाविन का रात को वॉशरूम में आमना सामना हुआ था, और टॉड तो वैसे ही थाविन पर बहुत गुस्से में था। थाविन ने उससे टूथपेस्ट मांगा था, लेकिन उसने उसे क्लिनजिंग लोशन दे दिया था ताकि उसके मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाए। एक्चुअली टॉड को स्टार्ट से इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंटरेस्ट था। वो उसे काफ़ी हेल्प करता है और डिटेक्टिव को कहने लगता है कि तुम्हें कैमरास चेक करने चाहिए, और भी बहुत सारी टिप्स देता है। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली वही डिटेक्टिव टॉड का एक बहुत पुराना फ्रेंड भी है। अब उन सब से इंटेरोगेशन करने के बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से वापस चला जाता है और फिर इन सब का रूटीन का काम स्टार्ट हो गया था। उनकी मैगजीन के लिए एक फ़ोटो शूट होना था, और वो भी एक डिज़ाइनर के लिए। और वो लोग एक क्वीन के वेडिंग ड्रेस को लेकर आजकल अपनी मैगजीन में शूट कराना चाहते थे उस डिज़ाइनर की पब्लिसिटी के लिए। वहाँ पर जो मॉडल गर्ल है उसका नाम जून जून होता है, और वो लड़की कहती है कि मैं के साथ नहीं, बल्कि मैं तो मिस्टर थाविन के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यही मुझे असिस्ट करें। एक्चुअली वो थाविन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन थाविन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि मैं हर चीज़ को ही हैंडल करता हूँ, लेकिन हर काम एक स्पेसिफिक पर्सन ही करता है, और तुम्हारे लिए मैं ही ठीक रहेगी। फिर उसके बाद हमें मैं को दिखाते हैं। वो टिंग को बताती है कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं कर्स्ड क्यों हूँ, इसकी वजह मुझे समझ आ गई है। एक्चुअली जिसने मुझे कर्स दी है वो चाहता है कि मैं सारी ज़िंदगी तन्हा रहूं और ये सफरिंग बर्दाश्त करूं, जिससे भी अटैच हूं उससे अलग हो जाऊं। और ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने उसका लव एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्चुअली उसे एक सपना आया था कि वो मून ट्राइब से है और सन ट्राइब के सरदार ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया था। उसे क्लियर तो कोई भी मेमोरीज नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि ये कर्स उसी वजह से है और 2000 साल से मेरा पीछा कर रही है। और अब जो कुछ हो रहा है इसका मतलब है कि चीज़ें एंड होने वाली हैं। हर कर्स की एक लिमिट होती है और बस इसकी लिमिट ख़त्म हो रही है। ये सब जानने के बाद मैं बहुत सैड नज़र आती थी, क्योंकि उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। या तो वो जीतेगी या फिर वही सरदार जिसने उस पर कर्स डाली थी। लेकिन जो चीज़ उसे ट्रबल दे रही थी वो ये थी कि उसका दुश्मन उसके इर्द गिर्द था, लेकिन उसे पहचान नहीं थी कि वो कौन है। अब एक दिन वो ऑफिस में काम कर रही थी, वो गिरने वाली थी। मिस्टर थाविन आगे बढ़ता है और उसे संभाल लेता है। ये रोमांटिक सा सीन बन गया था, जिसे देखकर मूटॉड काफी जेलस होता है और थाविन कहता है कि हमने काफी दिनों से इकट्ठे लंच नहीं किया
स्ट्रेस को कम करने के लिए क्यों ना हम लोग इकट्ठे लंच करने चले। और फिर वो सबको पार्टी देता है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि जल्दी ये ऑफिस में छोड़कर जा रहा हूँ, उसे अपने दूसरे बिजनेसेस पर तवज्जो देनी थी। और यही बात वो उनसे कहता है कि मैं विश करता हूँ कि अगला बॉस मुझसे भी नाइस हो। लेकिन किसी को भी नहीं लगता था कि उनके पास मिस्टर थाविन से ज्यादा नाइस इंसान कोई भी आएगा। थाविन के जाने का सुनकर सारे ही सैड हो जाते हैं, लेकिन टिंग मैं के पास आता है और उससे कहता है कि तुम थाविन के जाने का सुनकर सैड हुई हो या फिर इस लंच पार्टी में टॉड नहीं आया उसके लिए सैड हो। और वो वाकई कंफ्यूज हो जाती है। अब उसके बाद उनके ऑफिस में एक मीटिंग होती है। वही डिज़ाइनर और उसके साथ साथ जून जून भी थी। और जब उनका क्रू उन्हें अपना प्लान बताता है कि उन्होंने किस तरह से फ़ोटो शूट करना है और इस पर आर्टिकल लिखना है, तो उनके आइडियाज़ बहुत यूनिक थे, सबको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन उस वेडिंग गाउन की शूटिंग में वो लोग चाहते थे कि ग्रूम भी हो और ग्रूम के लिए किसी मेल मॉडल की ज़रूरत थी। यहाँ पर जून जून जानबूझकर फ्लर्ट करते हुए कहने लगती है कि मिस्टर थाविन से ज़्यादा हैंडसम कोई और मेल मॉडल तो हो नहीं सकता, इसलिए क्यों ना यही मेरे साथ फ़ोटोशूट करा ले। वो शूट में ही सही, लेकिन उनकी ब्राइड तो बनना चाहती थी। लेकिन मिस्टर थाविन साफ इनकार कर देते कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उधर मूटॉन आजकल अपने काम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं से उसे डांट भी पड़ती है कि तुम्हारी तवज्जो आजकल कहाँ है, तुम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। तुम अपने काम में बहुत सी गलतियां करते हो, बहुत से काम भूल जाते हो। लेकिन टॉड आगे से सॉरी करता है और कहता है आजकल मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा। अब तुम्हें चोट भी लगती है, तुम्हारे साथ कितना खतरा चल रहा है ये सोचकर मुझे रात को नींद भी नहीं आती। मैं बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ, उस मर्डरर से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और सच बात बताऊँ तो ये इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यही बात ऊपर से आते हुए मिस्टर थाविन ने भी सुन ली थी। वो सबके सामने उसे कन्फेस कर चुका था। एक दफ़ा थाविन ने भी किया था और अब टॉड ने भी, लेकिन दोनों को कोई जवाब नहीं मिला था। अब थाविन बहुत जेलस हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो मुंह टॉड के पास आता है और उससे कहता है कि अच्छा, आजकल तुम मुझसे बहुत गुस्से से मुंह फुलाए फिरते थे, इसी वजह से कि तुम भी मैगी लव के लिए कम्पीट कर रहे हो। क्या कोई जवाब मिला? अगर लड़की जवाब ना दे तो इसका मतलब नो ही होता है। वेल, अब इन दोनों बॉयज में जेलसी अपनी पीक पर थी, लेकिन जवाब किसी एक को भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ मैम भी कोई कम कंफ्यूज नहीं थी। वो टिंग से यही बात पूछती है और उससे कहती है कि अगर हार्ट स्किप करे तो इसका क्या मतलब होता है? क्या हम उसके लिए फॉल कर चुके हैं जिसके लिए हमारा हार्ट स्किप करता है? वो कहता है नहीं, कभी कभी इंसान किसी चीज़ से डरते हैं तो भी उनकी हार्ट बीट रुक जाती है, किसी को खो देने के डर से। और उसी टाइम पर मैं को याद आता है कि जब मिस्टर थाविन ने झूले पर बैठे हुए उसे किस की थी तो उस टाइम पर उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। और वो क्यों धड़का था? क्योंकि टॉड ने उन दोनों को देख लिया था और उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो डर गई थी, शायद टॉड को खो जाने के डर से, या वो कुछ मिसअंडरस्टैंड ना कर ले इस डर से। अब एक दिन मैक को पैन मिलता है। वो उससे कुछ बातें कर रही थी और बातों बातों में उसे पता चलता है कि पैन का एक बड़ा भाई है जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो उसे तलाश कर रहा है। वो कहाँ गया है, कहाँ रह रहा है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मेरा बड़ा भाई मेरा ओनली फैमिली मेम्बर है और मुझे उससे बहुत प्यार है। वेल, अब नेक्स्ट डे फोटो शूट का दिन था और उसी दिन जून जून वॉशरूम में थी और इत्तेफाक से वहाँ से टॉड भी निकलता है। अंदर जाकर देखते हैं तो जून जून बेहोश पड़ी हुई थी, वो जख्मी हालत में थी। और उसके बाद टॉड वहाँ से भाग जाता है। जून जून को तो हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसके बाद ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टॉड का गायब होना उसे फंसा रहा था कि जैसे वही कल्प्रिट है, लेकिन ऑफिस में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था। मिस्टर थाविन भी अपने एम्प्लॉय की पूरी साइड लेते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर शाम को जब मैं घर वापस जा रही थी तो उसी टाइम पर उससे एक बस टकरा जाती है उसकी लापरवाही की वजह से। उसे तो लगा था कि वो जख्मी हो गई होगी, लेकिन अब की बार वो हैरान रह जाती है। उठकर खड़ी होती बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसे समझ नहीं आने लगता कि ये क्या है, क्या उसका ट्रू लव उससे दूर हो चुका है, इसकी वजह से वो जख्मी नहीं हुई। लेकिन ये सारा सीन उस डिटेक्टिव ने भी देख लिया था जो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा वहाँ आ रहा था। और उसे डिटेक्टिव को बचपन की बात याद आने लगती है। टॉड ने एक दफा उसे बताया था कि मैंने एक लड़की को देखा है जो ट्रेन से टकराई फिर भी बच गई, वो इमॉर्टल है। और उसे यही याद आने लगता है कि इसका मतलब है टॉड झूठ नहीं बोलता था, ना बचपन में ना अब। वो अभी भी सही कह रहा है, शायद वो लड़की यही मैं ही है। उधर हमें ऑब को दिखाते हैं। वो आज टॉड के सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहा था और उसका वही चार्ट्स देखकर वो भी कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर कल्प्रिट कौन है।
जबकि मो टॉड की तरफ से और तो कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन इतना पता चलता है कि उसने उनकी मैगजीन के एक ग्रुप में पोस्ट किया है कि जो आजकल लड़कियों की जाने जा रही हैं रिसेंट केस में, इसका ताल्लुक है एंशिएंट टाइम्स के कुछ ट्राइब से, और यहाँ पर उसने सन ट्राइब का भी जिक्र किया था। अब ये देखकर वो सारे हैरान रह जाते हैं और मिस्टर थाविन कहने लगता है कि इस तरह की बातें एक नॉनसेंस हैं और इस सब को रिमूव कर देना चाहिए। टॉड खुद तो गायब हो गया, अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये सारा कुछ एक्चुअली मैंने हैंडल करना था, लेकिन मैं ढंग से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बात पर थाविन उसे थोड़ा बहुत डांटता भी है और कहता है कि इसका ब्लेम तुम्हें लेना चाहिए, और वो सॉरी करती है और कहती है कि इसके बदले मैं कंपनसेशन देने को भी तैयार हूँ। अब उसके बाद वो मैं को अकेले अपने ऑफिस में रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि देखो, तुम आजकल बहुत बिखरी बिखरी नजर आ रही हो। मैंने तुमसे एक दिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी उस रात किस करके, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी मेरे बारे में क्या फीलिंग्स हैं? और फिर बोलने लगता है कि अगर तुम सोचने का टाइम चाहती हो तो बेशक ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। उधर ऑब भी एक्सेस स्टडी करता था, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन टॉड कर रहा था, और इन दी एंड सारे लिंक्स कनेक्ट होते थे मिस्टर थाविन की तरफ। लेकिन अगर वही क्रिमिनल है तो फिर वो तो मौजूद है, टॉड क्यों गायब हो गया है? अब सारे कोलीग्स एक तरफ तो टॉड के गायब होने से परेशान थे, दूसरा उन पर काफी वर्कलोड भी था, और आज उन्होंने अपने ऑफिस में वही वेडिंग फोटोशूट भी करना था। ऑबर्टिंग कहने लगते हैं कि हम जाते हैं और इर्द गिर्द कहीं पर टॉड को तलाश करने की कोशिश करते हैं। टॉड कहीं दूर नहीं छुपा होगा, वो जहाँ भी होगा पास होगा, क्योंकि वो मैं की सुरक्षा करना चाहता था। उधर ऑफिस में जब सब कुछ रेडी था तो उसी टाइम पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वो ये थी कि जून अचानक से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ये शूट कराने के लिए नहीं आऊँगी। और जो मेल मॉडल भी उन्होंने हायर किया था वो भी कहने लगता है कि मैं इस शूट के लिए रेडी नहीं। अब सारा कुछ तैयार था, और अगर आज वो शूट ना करते तो उन्हें बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम लोग आपस में से कोई मॉडल तलाश कर लेंगे। लेकिन ये शूट और आर्टिकल उन्होंने नेक्स्ट डे ही पब्लिश करना था। अब उनमें सबसे सुंदर तो ऑफ कोर्स मैं ही थी, और थाविन कहता है कि तुमने मुझे बोला था कि मुझसे गलती हुई है, मैं कंपनसेशन करूंगी, तो कंपनसेशन में मैं तुमसे यही कहता हूँ कि इस फोटोशूट में तुम आओ। जबकि उधर हमें टॉड को दिखाते हैं, वो बेहोश था, और जब होश में आता है तो पता चलता है कि वो एक एलिवेटर में बंद हो चुका है, और वो एलिवेटर उनके अपने ऑफिस की है, जिसको इस वक्त रिपेयर के लिए बंद करके रखा हुआ है, और उस तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं जा रही थी। अब उसी टाइम पर जब टॉड फंसा हुआ था तो मैं ब्राइड बनकर नीचे आती है, लेकिन उसके फेस पर जरा भी स्माइल नहीं थी, क्योंकि उसका ग्रूम मॉडल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर थाविन को बुलाया गया था। मिस्टर थाविन बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा था, वो दोनों इकट्ठे बिल्कुल एक हेवनली मेड कपल लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। उसी टाइम पर मैं के फोन पर एक कॉल आती है, और वो थी टॉड की तरफ से। वो जैसे ही होश में आता उसे कॉल करता है, लेकिन उसके बाद उसकी बैटरी डेड हो जाती है, और यहाँ पर शूट पर होने की वजह से मैं वो फोन नहीं उठा पाई थी। यहाँ पर जेली उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम इतनी सैड क्यों दिखाई दे रही हो? क्या इस वजह से कि तुम टॉड के लिए परेशान हो कि वो ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करती हो, मिस्टर थाविन से नहीं। और वाकई कुछ ऐसा ही था। मैं को अब समझ आती जा रही थी कि वो थाविन के लिए नहीं, बल्कि अगर फीलिंग्स रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉड के लिए है। लेकिन थाविन का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया था। वो अपनी ब्राइड के रूप में एक फोटो शूट में ही सही, लेकिन मैं को अपने सामने खड़ा देख रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन मैं उसे यहीं पर खड़े खड़े साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा आपके लिए जवाब नो है, क्योंकि मैं आपसे नहीं, मैं टॉड से प्यार करती हूँ। उस दिन मेरी हार्ट बीट तेज हुई थी जब आपने मुझे किस की थी, इस वजह से नहीं कि मेरी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इस वजह से कि टॉड ने हमें देख लिया था। मैं तो ड्रंक थी, जो हुआ उसे रोक नहीं सकी थी, लेकिन मैं डरती थी कि टॉड गलत मीनिंग ले लेगा, उसका दिल बहुत दुखेगा, वो सैड हो जाएगा। इसीलिए मेरा दिल धड़का था सिर्फ और सिर्फ टॉड की खातिर। जबकि उधर ऑब को पता चल जाता है कि टॉड एलिवेटर में बंद है। वो लोग एलिवेटर खोलने के लिए कोशिश करने लगते हैं उसे बचाने के लिए, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी, लेकिन अभी तो वैसा नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद एक वीडियो रिलीज होती है जो कि स्केड्यूल्ड थी, और वो थी टॉड की तरफ से। उसमें टॉड ने बताया था कि मुझे असल कल्प्रिट का पता चल चुका है, जो मर्डरर है, जो सबको मार रहा है, वो कौन है। और उसके बारे में उसने एक लिंक भी दिया था जिसमें उसने अपने सारे एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन दी थी। और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि उसका अगला टारगेट मैं भी हो सकती है, लेकिन मैं को बचाऊंगा क्योंकि वो मेरा ट्रू लव है, और उसके लिए मैं हर हद तक जाऊंगा, मिस्टर मर्डरर। अब ये देखते ही थाविन दोबारा से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमारे ग्रुप में किस तरह की बातें हो रही हैं। ये लगता है टॉड बिल्कुल पागल हो चुका है, हमने किसी साइकोपैथ को अपने साथ रख लिया था। ये कैसी बातें कर रहा है जो कि अनबिलीवेबल है।
और वो उन सारों को डांटता है, इर्रिस्पॉन्सिबल बोलता है और फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल देता है कि तुम लोगों ने अभी तक उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया था। लेकिन वो मैक को अंदर ही रोके रखता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। तुम मुझे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं रखती क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और बस जिस तरह से उसका एरोगेंट सा स्टाइल था बोलने का, यहाँ पर मैं को कुछ यादें आने लगती हैं। उसे सब याद आ जाता है कि इसी तरह के शब्द उसने पहले भी सुने थे और वो थे जब वो मून ट्राइब में हुआ करती थी और उसे सन ट्राइब के सरदार की तरफ से शादी की ऑफर आई थी। उसने इनकार किया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और इसी बात पर सन ट्राइब के लीडर, जो कि एक्चुअली थाविन ही था, उसने उसे बोला था कि तुम मुझे इनकार करने का अधिकार नहीं रखती क्योंकि मैं सन ट्राइब का सरदार हूँ। और फिर उसी टाइम पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली टॉड को ये सारा कुछ पहले ही पता चल गया था। उसे मालूम पड़ गया था कि जिन लड़कियों की जान जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि थाविन ही ले रहा है। वो उनकी सोल को सक कर लिया करता था अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू और इसी से ही वो खुद भी इमॉर्टल था और अपनी कर्स को भी कंटिन्यू रखे हुए था। और उस दिन उसे सबसे बड़ा शक उस पर हुआ था जब उसने देखा था कि वॉशरूम में कैंपिंग वाली नाइट वो दोनों जब आमने सामने खड़े थे तो वही पर्पल हेडेड गर्ल के कुछ बाल थाविन के शोल्डर पर थे। और फिर नेक्स्ट डे उसी लड़की की डेथ भी हो गई थी। थाविन को भी पता चल गया था कि टॉड उसकी हकीकत जान चुका है और उसी ने ही टॉड को एलिवेटर में भेजा था। जैसे ही वो घुसा था तो उसके डोर्स को उसने अपनी बर्निंग पावर्स के थ्रू मेल्ट कर दिया था और उसे अंदर ही लॉक कर दिया था ताकि यहाँ पर दम घुटने से मर जाए। जबकि इस टाइम पर हमें दिखाते हैं कि थाविन मैं से कहता है कि अब तुमने मुझे इनकार किया है टॉड की वजह से, तो टॉड को इसकी सज़ा तो मिलेगी। अब वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उधर टॉड सबको यही कहता है कि आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ाने की बजाय जाएं और मैं को बचाएं। वो थाविन के साथ अकेली है तो वो ख़तरे में है। अब थाविन मैं को अपने साथ टेरेस पर लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि 2000 साल बीत चुके, तुम अभी तक मेरे प्यार को क्यों नहीं समझी, क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करती हो। तब तो तुमने इनकार किया था मेरे अगली फेस की वजह से, लेकिन अब क्यों? अब तो मैं ब्लैक मैजिक से इतना हैंडसम भी हो चुका हूँ। लेकिन मैं उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इस वजह से इनकार नहीं किया था कि तब तुम्हारा फेस अगली था, बल्कि तुम्हारी नेचर अगली थी। तुम लोगों पर जुल्म करते थे और मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था। थाविन उससे कहने लगता है कि इन बातों का अब कोई टाइम नहीं। इस कर्ज को 2000 साल हो चुके हैं और ये कर्ज इसी साल ख़त्म भी हो जाएगी। अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि बाकी सारों को ख़त्म कर दूंगा। और इस सब का आगाज़ मैं करूंगा टॉड से, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। और ये कहते ही वो अपनी पावर से उस एलिवेटर को गिरा देता है जिसमें इस वक्त टॉड कैप्चर था। एक्चुअली जब मैंने थाविन को इनकार किया था तो उस टाइम पर उसने उसे एक सज़ा दी थी, अपने ब्लैक मैजिक की एक कर्स में फंसा दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मौत तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा इमॉर्टल बनाकर जब तक कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर लेती। और थाविन आज भी उसे यही कहता है, बोलता है कि मेरा तुम्हारे से प्यार 2000 साल पुराना है। लेकिन टॉड ये क्या है, एक मामूली सा डिटेक्टिव, उसका तुम्हारी लाइफ में फ्रैक्शन ही कितना है, बस कुछ सालों का, और उसके बाद वो मर जाएगा। हम दोनों इमॉर्टल रहेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो और हम हजारों साल इकट्ठे जिएंगे। और टेरेस पर छुप कर उनकी यही बातें जाली भी सुन लेती है और जाली नोटिस करती है कि इस वक्त मिस्टर थाविन के पास एक बटन है जो कि उसकी पावर्स को दिखाता है। और इसी तरह का एक बटन उसे एक दफ़ा कहीं गिरा हुआ मिला था जब एक रात वो मिस्टर थाविन को देखने ही वाली थी ये सारा कुछ करते हुए। वो समझ जाती है कि ये बटन बहुत पावरफुल है, इवन कि ये टोकन है उसकी पावर्स का। उसी टाइम पर टॉड हॉस्पिटल में एडमिट था। जेली को ये लगता था कि अगर वो यही बटन टॉड तक पहुंचा देगी तो टॉड की जान को खतरा नहीं होगा, वो बच जाएगा। अब मैं थाविन को समझाने की तो बहुत कोशिश करती है, उससे कहती है कि तुमने इतने लोगों की जान ली इस एक कर्ज के पीछे और इमॉर्टल रहने के लिए, ये सब तुम कैसे खुद को माफ कर सकते हो? जो इंसान इतना रूथलेस हो, क्या मैं उससे प्यार कर सकती हूँ? तुम्हें मैंने 1000 साल पहले भी यही कहा था कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। तुम अपने ब्लैक मैजिक की पावर से किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते, और मैं आज भी यही कहूँगी। पर थाविन उसे 2000 साल तक तो ये बात समझ नहीं आई थी, आज क्या आनी थी। वो उसके सामने एक ऑप्शन रखता है कि अगर तुम टॉड को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और मैं भी उसके सामने यही शर्त रख देती है, कहती है कि ठीक है, तुम टॉड की जान बचा दो, उसे मरने ना दो,
तो मैं तुम्हारे साथ 1000 साल रहूंगी और इन सब लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। ये सारा कुछ वो प्यार के लिए कर रही थी। और इसी बात पर थविन का और मैं का एग्रीमेंट हो जाता है और इसके साथ ही टॉड जो अपनी सांसें खोने वाला था उसकी धड़कनें दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं भी कभी कभी टॉड को चोरी चोरी देखने के लिए आती थी, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिलती थी और न ही ये चाहती थी कि टॉड उसे देखे। फिर एक दिन टॉड खुद होश में आता है। मैं जब देखती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो उसे तसल्ली हो जाती है। वो उसी दरवाजे से चोरी चोरी उसे देखते हुए निकल रही थी कि इतने में टॉड की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही अपनी ड्रिप वगैरह खोलता है और उसके पीछे भागता है। उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ जल रहे थे। थाविन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद से अब वो सन कबीले का हिस्सा बन चुकी थी और उसके पास वही पावर्स थी जिसकी वजह से थाविन को श्योर था कि टॉड इसके करीब नहीं आ सकेगा। वो उसके जलते हुए हाथ देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों इम्पॉसिबल हैं, इसलिए जाओ और तुम अपनी लाइफ जी लो और मैं अपनी लाइफ जीने जा रही हूँ। वो अपने सारे कोलीग्स और फ्रेंड्स का भी थैंक्स करती है और इसके साथ ही वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जबकि उसी टाइम पर जेली को पता चलता है कि जो सुपर पावर्स वाला बटन उसने टॉड तक पहुँचाने की कोशिश की थी वो तो बाहर ही गिरा पड़ा था, वो कभी भी टॉड तक पहुँचा ही नहीं था। तो इसका मतलब था कि मैं नहीं थाविन के साथ डील करके टॉड की जान बचाई थी और उसके बदले अब वो उसकी हमसफर बन चुकी है। लेकिन टॉड को ये सब एक्सेप्ट नहीं था। वो कहता है कि मैं आखिरी सांस तक अपने प्यार के लिए लड़ूंगा, जबकि उधर दिखाते हैं कि मैं और थाविन अब ये कंट्री छोड़कर जा रहे थे। दुनिया में किसी और जगह पर बहुत दूर वो इकट्ठे रहेंगे। थाविन मैं का प्यार तो नहीं पा सका था, लेकिन मैं को जरूर पा लिया था और उसे लगता था कि अगर ये दोनों 1000 साल और इकट्ठे जिएंगे तो कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आएगा कि वो मैं को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर लेगा। लेकिन मैं आज भी यही कहती थी कि प्यार के लिए तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हाँ साथ रहने पर तुम मुझे कर रहे हो। इतने में थाविन नोटिस करता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि टॉड ही था, जो कि सामने आकर उनकी गाड़ी को रोकता है। और टॉड को देखकर थाविन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें तो मुझे जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और फिर इतने में बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब थाविन को यही समझाते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है, तुम इस तरह से जबरदस्ती मैं को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। मैं को अच्छा लग रहा था कि वो लोग अपनी जान मुसीबत में डालकर भी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऑल्दो उन सबको पता था कि वो थाविन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और मैं को समझ आ जाती है। वो कहती भी है कि इसी को तो कहते हैं प्यार और फ्रेंडशिप। पर थाविन को उन्हें वहाँ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उन पर अपनी पावर्स यूज करने लगता है और एक दफा वो टॉड पर अटैक करता है। पर इससे पहले कि टॉड पर वो अपनी पावर्स फेंकता, पैट सामने आ जाता है और वो जल के गिर जाता है। और फिर इसी के साथ ही हमें एक बात पता चलती है और वो ये थी कि पैट एक्चुअली थाविन का छोटा भाई था और वो भी सन कबीले से ही था। वो हमेशा अपने भाई को समझाता था कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करो। एक्चुअली थाविन का फेस बहुत अगली था और वो उससे कहता था कि अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो तुम उस पर अपना प्यार और अपनी पावर्स थोप नहीं सकते। अगर तुम अपनी अंदर की सुंदरता को बाहर लाओगे तो कोई ना कोई तुमसे ज़रूर प्यार करेगा। और वो सन ट्राइब के आखिरी 2 वारिस थे, पर उससे अगर कोई पसंद थी तो वो मैं थी जो उससे शादी से इनकार कर रही थी। और इसी वजह से जब वो मैं को ख़त्म कर रहा था तब पैट ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर थाविन ने अपनी ब्लैक मैजिक की पावर्स गुस्से में उस पर भी यूज़ कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। अब उसी का ही दोबारा पुनर्जन्म हुआ था और आज भी पैट मन का वैसे ही साफ था जैसे पिछले जन्म में हुआ करता था। आज भी उसने टॉड को बचाते हुए अपने भाई की सारी सख्ती अपने ऊपर झेल ली थी। वो फिर से ख़त्म हो गया था। थाविन ये नहीं देख सकता था उसका इतना प्यारा भाई जब इस तरह से दुनिया से जाने लगता है तो वो उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और जिस तरह से पैट की जान वापस आ रही थी उसी टाइम पर थाविन वहाँ से गायब होने लगता है। वो एशेज़ में बदल चुका था और बस इन दी एंड उसका सन ट्राइब वाला टोकन ही वहाँ गिरा रह जाता है और पैट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। और उसके बाद मैं कहने लगती है कि यही तो प्यार है, ऐसा ही प्यार काश तुम मुझसे भी करते जैसा तुम अपने भाई से किया करते थे। प्यार इसी को कहते हैं, खुद को ख़त्म कर देना दूसरे को बचाने के लिए। अब फाइनली सारा कुछ ठीक हो गया था। सबकी अपनी अपनी लाइफ बहुत सेटल जा रही होती है और हमें दिखाते हैं कि मैं और टॉड की शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। और फिर इसी तरह से समय बीत जाता है और जैसा कि मैं का सपना था
वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, बूढ़ी होना चाहती थी टॉड के साथ, वो वैसे ही हुई थी। वो बिल्कुल एजेड हो गई थी और उसके बाद अब टॉड अकेला रह गया था। वो कहता है कि हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारी और उसके बाद मैं इस दुनिया से चली गई। उसकी इच्छा पूरी हुई और इसी वजह से मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और वो भी उन्हीं दिनों के इंतज़ार में था कि जब वो भी इस दुनिया से जाएगा और फिर से मैं से मिल जाएगा। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।